everyone, this is Sakshi Rajput and welcome to BSP Pharmacy। एंड आज के इस वीडियो में हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी के क्विज। सो इसमें हमें पैथोफिजियोलॉजी के क्विज हमने जैसे कि काफी सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, कुछ ही टॉपिक्स अब बाकी हैं पैथो के भी, और बाकी के 3 सब्जेक्ट्स के भी मोस्टली हमने सारे क्विज कवर कर लिए हैं। आप जाके एक बार हमारे चैनल पे विजिट भी कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आज हम कौन से टॉपिक के ऊपर क्विज देखने वाले हैं। क्विज दिया हुआ है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। अब यहाँ पे जितने भी हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा साइन है इन्फ्लामेशन का। ठीक है, तो क्या स्वेलिंग इन्फ्लामेशन का साइन है, पेन, क्लोटिंग या फिर पैलोर। तो यहाँ पे कॉमन सी चीज है कि स्वेलिंग ही इन्फ्लामेशन का साइन होता है। सूजन, इन्फ्लामेशन मतलब क्या होता है, सूजन। तो ये आपके जनरल क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, तो आप ये जनरल क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो इसका क्या है आंसर, स्वेलिंग। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात, सेकेंड, द रेडनेस एंड हीट ऑफ एन इन्फ्लाम्ड एरिया इज ड्यू टू अ लोकल हाइप्रेमिया कोज्ड बाय। अब देखिए, जब रेडनेस हो जाती है कहीं भी किसी भी पार्ट में, या फिर हीट वगैरह हो जाती है इन्फ्लाम्ड एरिया में जहां पे सूजन वगैरह हो ही रहती है, ठीक है, तो वहां पे हाइप्रेमिया कोज्ड बाय। तो लोकल हाइप्रेमिया किस तरीके से कोज्ड होता है, किसके कारण होता है। सो फर्स्ट वन इज वैसोडाइलेशन, सेकेंड वैसोकॉन्ट्रैक्शन, थर्ड आपका फैगोसाइटिक एग्रीगेशन, और फोर्थ है आपका प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका, जो रेडनेस या फिर हीट वगैरह या फिर बर्न वगैरह हो जाता है इन्फ्लाम्ड एरिया पे जहां पे इन्फ्लामेशन हो जाती है। सो इसका करेक्ट आंसर है वैसोडाइलेशन। जब वेसल्स आपकी क्या हो जाती हैं, डाइल्यूट हो जाती हैं, उनमें डायलेशन हो जाता है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, रेडनेस और या फिर हीट वगैरह जनरेट होने लगती है, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है इन्फ्लाम्ड एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के लिए यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको क्या करना है, चूज करना है। सो देखिए यहाँ पे ए पॉइंट जो दिया हुआ है, मतलब ए ऑप्शन दिया हुआ है, एस्प्रीन प्रमोट द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। क्या एस्प्रीन हिस्टामिन के रिलीज को प्रमोट करती है। नेक्स्ट है आपका हेल्पर टी सेल्स ऑफ्टन रिड्यूस द इन्फ्लामेशन। क्या हेल्पर टी सेल आपकी इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने का काम करती है। थर्ड है आपका एक्सुडेट इज कोज्ड बाय लोकलाइज्ड ओडीमा। क्या आपका जो एक्सुडेट है वो लोकलाइज्ड ओडीमा के कारण होता है, मतलब जो एक्सुडेट है वो आपके लोकल ओडीमा कोज करता है। डी पॉइंट यहाँ पे डी ऑप्शन दिया हुआ है, ल्यूकोपीनिया इंड्यूसिंग फैक्टर आर रिलीज्ड बाय डैमेज टिश्यू। क्या ल्यूकोपीनिया इंड्यूसिंग फैक्टर, जो ल्यूकोपीनिया फैक्टर को इंड्यूस करते हैं, क्या ये सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं डैमेज टिश्यूज के अंदर से। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो देख लेते हैं। सो आंसर इज एक्सुडेट इज कोज्ड बाय लोकलाइज्ड ओडीमा, राइट। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एपिडर्मिस ऑफ द स्किन इज द। अब जो आपकी एपिडर्मिस होती है वो स्किन की कौन सी लेयर होती है, मिडिल लेयर, आउटर लेयर, इनर लेयर, मिडिल एंड इनर लेयर। तो इन चारों में से कौन सी लेयर होती है स्किन आपकी, ठीक है, मतलब एपिडर्मिस स्किन की कौन सी लेयर होती है। सो करेक्ट आंसर इज आउटर लेयर। एपिडर्मिस सबसे ऊपर होती है, तो एपिडर्मिस क्या है, आपकी स्किन की आउटर लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नोट रोटेनली स्क्रैंड इन द यूके। अब कौन से टाइप का जो कैंसर है वो मींस यूके में सबसे ज्यादा मिलता है। फर्स्ट वन इज ब्रेस्ट कैंसर, सेकंड वन इज सर्वाइकल कैंसर, थर्ड वन इज प्रोस्टेटिक कैंसर एंड फोर्थ वन इज बाउल कैंसर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया हुआ है ब्रेस्ट कैंसर, बी आपका सर्वाइकल कैंसर, सी आपका प्रोस्टेटिक कैंसर एंड डी आपका बाउल कैंसर। तो कौन से टाइप का कैंसर सबसे ज्यादा यूके में देखने को मिलता है। सो प्रोस्टेटिक कैंसर सबसे ज्यादा यूके में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जीनोटॉक्सिक कार्सिनोजन इफेक्ट। अब जीनोटॉक्सिक कार्सिनोजेंस इफेक्ट किसे
आपकी जीनोटॉक्सिक कार्सिनोजन किसे इफेक्ट करते हैं? ए ऑप्शन इज सेल वॉल को, बी ऑप्शन इज आरएनए, सी ऑप्शन इज डीएनए एंड डी ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपके जो जीनोटॉक्सिक कार्सिनोजेंस हैं वो सेल के कौन से पार्ट को अफेक्ट करते हैं? सो करेक्ट आंसर इज डीएनए। जो जीनोटॉक्सिक कार्सिनोजन है ये सीधा आपके डीएनए को अफेक्ट करते हैं और पूरी सेल को रप्चर कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट स्टेज 2 द कैंसर सेल। अब सेकंड स्टेज में कैंसर सेल्स किस तरीके से काम करती है, क्या हो जाता है कैंसर सेल्स, मतलब जब कैंसर की सेकंड स्टेज आ जाती है तो उसमें सेल्स के साथ क्या होता है? सो ए ऑप्शन इज हैव स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या ये जो सेल्स हैं ये बॉडी के अदर पार्ट्स में मतलब डिस्ट्रीब्यूट स्प्रेड होना शुरू हो जाती हैं। बी ऑप्शन इज मे और मे नॉट हैव स्प्रेड टू द लिम्फ नोड। क्या ये लिम्फ नोड में स्प्रेड होती है या फिर लिम्फ नोड में स्प्रेड नहीं होती है? सी ऑप्शन इज आर नॉट स्प्रेडिंग एंड आर इन C2। क्या ये बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होती है और ये एक स्थिर सिचुएशन में रहती है? डी पॉइंट इज हैव स्प्रेड टू लिम्फ नोड। क्या ये जो सेल्स हैं कैंसर सेल ये लिम्फ नोड्स में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती हैं अबाउ द कोलर बोन। ठीक है, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन इज मे और मे नॉट हैव स्प्रेड टू द लिम्फ नोड। ये या तो लिम्फ नोड में स्प्रेड होती है या फिर लिम्फ नोड में स्प्रेड नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका not recognized as foreign by the immune system because they do not have। अब जो ट्यूमर सेल्स हैं वो रिकॉग्नाइज होती हैं, मतलब जो ट्यूमर सेल है उन्हें आपकी बॉडी रिकॉग्नाइज कर लेती है कि वो फॉरेन पार्टिकल है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है बॉडी के अंदर बाय द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जो ट्यूमर सेल है वो अपनी बॉडी के लिए सही नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट हैव, क्योंकि ये बॉडी के लिए क्या नहीं होती है, सही नहीं होती है। सो इनमें से ऑप्शन क्या है? किस लिए ये इम्यून सिस्टम जो है ये ट्यूमर सेल को मतलब ट्यूमर सेल आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, ये आपका जो इम्यून सिस्टम है रिकॉग्नाइज तो कर लेता है लेकिन इनका पता क्यों नहीं कर पाता है कि ये इतनी ज्यादा बढ़ने ही क्यों देता है। अगर इम्यून सिस्टम आपका एक्टिव है तो किसके कारण इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है और इनका ट्रीटमेंट मतलब इन्हें क्योर नहीं किया जाता है? सो ए ऑप्शन इज अ स्पेसिफिक एंटीजन कॉल्ड ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन। क्या जो एक स्पेसिफिक एंटीजन होता है जो कि ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन कहलाता है उसके कारण नहीं कर पाती है रिकॉग्नाइज? बी है आपका प्रोमोटर सिग्नल ऑन देयर सेल्स। क्या कोई भी सिग्नल इन्हें नहीं मिल पाता है, सेल को सिग्नल नहीं दे पाती है ये? फिर यह है आपका सिग्नलिंग रिसेप्टर। क्या जो सिग्नलिंग रिसेप्टर्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं? डी आपका साइटोकाइंस विद इन द सेल। क्या साइटोकाइंस जो होते हैं वो सेल्स के साथ अच्छे से काम नहीं करते, जो केमिकल्स होते हैं, तो इस वजह से ये क्या नहीं कर डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो क्या ऑप्शन इसका करेक्ट है? तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, स्पेसिफिक एंटीजन कॉल्ड ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन। एक स्पेसिफिक टाइप का एंटीजन होता है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को अच्छे से काम नहीं करने देता है और ट्यूमर सेल को रिकॉग्नाइज अच्छे से नहीं करने देता है। ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, किस तरीके से आप हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज गेट टू एंड स्टे एट द हेल्दी वेट। सेकेंड है आपका एक्सरसाइज रेगुलरली। थर्ड है आपका टेक द ब्लड प्रेशर मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर। और डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। अब ऑप्शन तो सारे ही सही लग रहे हैं कि आप अपने हेल्दी वेट रखें, वेट ज्यादा ना होने दें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें, जो ब्लड प्रेशर की अगर आपको दिक्कत है तो जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया है, प्रिस्क्राइब किया है जो मेडिकेशन, वो आप कंटिन्यू रखें। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सारे ही ऑप्शन ऊपर के सही हैं, सारे ही ऑप्शन अगर आप मींस मेंटेन रखते हैं, चूज करते हैं, फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। At what age should you have your first screening for high blood pressure? मतलब कौन सी एज में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है? फर्स्ट एज कौन सी होती है जब हाई ब्लड प्रेशर स्टार्ट हो जाता है? 16, 18, 30 या फिर 50? सो आंसर इज 18। 18 के बाद हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है किसी को भी।
वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर आप हर एक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज चाहते हैं तो आप हमारी ऐप बीएसपी फार्मेसी पे जाके विजिट कर सकते हैं, जहां हम आपको हर सब्जेक्ट के 1000 प्लस क्विज प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें आपको विद सॉल्यूशन और विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिसमें टीचर्स परफेक्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से क्विज अटेंड करना है, जिससे कि अगर जब आपका क्वेश्चन पेपर आए तो आप कहीं चीटिंग वगैरह के चक्कर में ना लगे और आपसे ऑप्शन ना लगाए जाए। इजीली आप अपने आप से खुद से पढ़ के और नॉलेज गेन करके आप आंसर्स दे सके। तो एक बार जाके हमारी ऐप जरूर विजिट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ हमारी ऐप पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा फार्मेसी का, हर एक सेमेस्टर का, हर एक सब्जेक्ट का, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन पे लाइव क्लासेस भी हो रही है ऑनलाइन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो वो भी आप जाके अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी, जो आपके लिए लेकर आया है बी फार्मा और डी फार्मा के टोटल सोल्यूशन, जिसमें आपको मिल रहे हैं सभी सब्जेक्टों के वीडियो लेक्चर, हैंड रिटन नोट, कंप्यूटराइज नोट। और इन्हीं सबको लेने के लिए प्ले स्टोर में जाके बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करें, जिसमें इस टाइम चल रहा है 70% का ऑफ।